मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे आखिर दिल्ली किसकी, और ज्यादा वक्त नहीं बचा है दिल्ली के चुनाव परिणाम में, और हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली में आखिर फतह किसकी होगी। केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, या फिर 21 साल बाद भाजपा वापसी करेगी, या फिर कांग्रेस कोई नया गुण खिला पाएगी। यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली यूं तो एक कहें कि 70 विधानसभा सीट का राज्य है, लेकिन देश की सियासत और हुकूमत दोनों को दिल्ली साधती है। हमारे मुल्क के हर राज्य, हर क्षेत्र का वहां पे कहें कि लोगों का कंट्रीब्यूशन है वोटिंग में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, तमाम स्टेट से वहां लोग रहते हैं, और उनका जो वोटिंग है वो भी वहां पे होता है। तो ऐसे में हर किसी की निगाहें टिकी है कि आखिर दिल्ली होगी किसकी। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा कि हमने हमारे मुद्दों को आधार बना करके चुनाव लड़ा है। भाजपा ने राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगा। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि जब 2015 में चुनाव हुए थे तो शून्य सीट मिली थी, 3 भाजपा के खाते में गई थी, और 67 दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का। एक बार फिर आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि हम इतिहास दोहराएंगे, या उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे और सरकार बनाएंगे। कुछ देर पहले भी भाजपा नेताओं को सुन रहे थे तो करीब 44 सीट का दावा कर रहे हैं कि अब गणित कैसे है, क्या है, ये तो जब हम चर्चा करेंगे तभी पता लग पाएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हमारे अतिथि हैं, राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ समीक्षक जुड़े हुए हैं, और लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, जवाहर शर्मा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं पहले जाना चाहूंगा राजेंद्र जी के पास में। राजेंद्र जी, क्या माना जाए दिल्ली को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, राष्ट्रवाद बनाम केजरीवाल का विकास, और कांग्रेस अपने 15 साल के शीला दीक्षित के कार्यकाल के नाम पर वोट मांग रही है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक बार दर्शकों को जरा हमारा मजमून है वो मैं दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम लौटते हैं। दिल्ली पर किसका राज? मंगलवार को आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम। 70 सीटों पर 8 फरवरी को हुआ था मतदान। 672 प्रत्याशियों की खुलेगी किस्मत। अभी दिल्ली की सत्ता में काबिज है आम आदमी पार्टी। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली पर किसका राज होगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम आ रहे हैं। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज कर आपने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को जोरदार जीत हासिल हुई थी। दोनों नतीजों से साफ है कि जनता प्रदेश और राष्ट्रीय चुनाव में अलग अलग सोच के साथ वोट करती है। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने 5 साल के विकास कार्यों पर वोट मांगे। वहीं कांग्रेस ने सीएए और देश की खराब अर्थव्यवस्था को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। लेकिन भाजपा ने राष्ट्रवाद के माध्यम से मतदाताओं से वोट की अपील की और सीएए पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रवैये को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। वहीं शाहीन बाग और जेएनयू पर प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सहयोग को राष्ट्र विरोधी भी बताया। दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली को भी काम की यही गति की जरूरत है। दोस्तों बताइए, है कि नहीं है? देश बदला, अब दिल्ली बदलेंगे। आपने पढ़ाई की, केजी से शुरू किया, हाई स्कूल किया, फिर यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए,
और आज जब आपका ग्रेजुएशन हो रहा है, आपको यह समझ नहीं आ रहा कि रोजगार कैसे मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज से बता रहा हूं कि आपकी गलती नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। और चाहिए बीजेपी हो, चाहिए आम आदमी पार्टी हो, इनका एक लक्ष्य आप याद रखिए। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही एग्जिट पोल फिर से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता दिला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के साथ ही एग्जिट पोल को भी सिरे से नकार दिया। भाजपा नेताओं का दावा है कि इस बार दिल्ली भाजपा की होगी। बहरहाल इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव सीधे सीधे मोदी बनाम केजरीवाल रहा। यही वजह रही कि भाजपा ने सीएम पद के लिए चेहरे की घोषणा नहीं की। इस पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की चुटकी भी ली। कमोवेश यही हाल यहां कांग्रेस का भी रहा। यहां शून्य पर बैठी कांग्रेस ने भी सीएम चेहरे का उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में अगर केजरीवाल फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, जो पूरे लवाबजमे के साथ दिल्ली जीतने के लिए बैठी भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने सुना, सबके अपने अपने दावे हैं। तीनों नेता दावे कर रहे हैं अपने अपने सरकार बनाने के। और फेस के नाम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही चेहरे रहे, और सीधा कह सकते हैं कि मुकाबले के रूप में भी भाजपा ने चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सामने लेकर के आए। अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे के आधार पर आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाती रही। चेहरा कांग्रेस के पास में भी नहीं रहा कि आखिर अगर वो सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री होगा कौन। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, ओवरऑल हम दिल्ली के पूरे कैंपेन, इलेक्शन, सारी चीजों को देखें। दो चीजें थी यहाँ पे। बीजेपी के पास में अब की बार को चेहरा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फेस उनके पास में है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें, यह सवाल मेरा इस वजह से उठ रहा है, कई राज्यों में जब अपोजिशन के पास में चेहरा नहीं होता है तो पूछा जाता है कि किसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हो। दूसरों में, जैसे राजस्थान में हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन अभी नहीं था तो यह कहा जाता है कि हम संसदीय नियमों का पालन करते हैं, विधायक नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये बात केवल बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस भी ऐसा ही करती है, दूसरी पार्टियां भी करती हैं। तो इसे किस तरह से देखा जाए? ओवरऑल हम दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रवाद बनाम विकास का एजेंडा रहा है इसमें अब की बार। देखिए युगल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्या होता है कि जब आपके पास किसी एक नेता को प्रोजेक्ट करने से कोई नुकसान होने वाली बात होती है, उस टाइप पे कोई भी पार्टी वो बचने की कोशिश करती है कि अपन ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो एक तो मोटी चीज ये है। दूसरी चीज ये देखिए कि अब परिणाम सामने आने वाले हैं, धड़कनें तेज हो रही है और एग्जिट पोल ने जो एक अलग तरह का जो सभी चैनल्स के अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं 5-6 के, और सभी के अंदर एक तस्वीर का पुनरावृत्ति वाली बात कर रहे हैं। और वो सब तो जो एग्जैक्ट पोल आएगा, हाँ बिल्कुल, मतगणना के बाद में जो परिणाम आएंगे उसके बाद में सब चीजें साफ हो पाएगी। पर देखिए, आम जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो जो आप पार्टी है वो लड़ रही है विकास के नाम पे। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, शाहीनबाग का है, दूसरी चीजें हैं, इनको लेकर के मामला हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के 15 साल के शासन में जो विकास हुआ, जो काम हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी। पर देखिए, अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसके अंदर तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि आप पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के बीच ही कई टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का मामला कहीं फीका है। क्योंकि देखिए, दो बातें और मैं कहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। परिणाम के ठीक एक दिन पहले ही बयान आया है अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के एक दूसरे नेता, उनका ये कहना था कि केजरीवाल जीते तो इसका मतलब विकास की जीत होगी, और एक ने कहा है कि हमने कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुर्बानी दे दी है। अब ये कुर्बानी कितनी हुई कितनी नहीं हुई, तो फिर तो खुल के साथ देना चाहिए था कि भाई ठीक, हम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। दो बातें आई है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का बयान मायने रखता है कि अगर केजरीवाल सरकार में वापसी करते हैं तो ये विकास की जीत होगी। हाँ, पर देखिए, इस तरह के मतलब इस तरह के एक दिन पहले जो बयान दिए जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी निराशा को
दृष्टिगत रख कर बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि चुनौती यही होगी कि वो खाता खोल पाती है कि नहीं, हाँ नहीं, या कुछ सीट ले पाती है। पोल मान रहे हैं 1 से 3 सीटों का मान रहे हैं, खाता तो खुल जाएगा। पर देखिए बात ये नहीं है, बात सीधी सी ये है कि जैसे जैसे चुनावों के अंदर पहली चीज तो आप ये देखिए कि जो मतदाता है वो खुल करके सामने नहीं आया है। 5% कम हुआ है मतदान, जबकि पॉपुलेशन तो बढ़ी है 5 साल में, तो आपको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और इस चीज को भी हमको याद रखना चाहिए कि देखिए मतदाताओं में जागृति तो आई है, पर वो वोट में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाती, क्यों नहीं वो मतदान जो बूथ है उसके ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे, एक सोचने वाली बात है। मैं चलिए लौट रहा हूं आपके पास में, मैं पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, 5% वोट कम पड़ा है, तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए 5% वोट कम पड़ा है, निश्चित रूप से वोट बढ़ना चाहिए, और वोट बढ़ने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जी हाँ वोट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोट कम हो तो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि जिस बात की बात आम आदमी पार्टी करते हैं, विकास की बात करती है, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा होता तो शायद मैं समझता हूँ कि सरकार के पक्ष में जब मतदान पड़ता तो मतदान का पक्ष बढ़ना चाहिए। ये विरोध और जिस विकास की आम आदमी पार्टी बात करती है वही शायद कहीं देखने को नहीं मिला, इसलिए वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। वोट प्रतिशत के लिए निश्चित रूप सरकार के काम अधिक जिम्मेदार होते हैं उसको मतगणना स्थल तक पहुंचाने के लिए। तो लगभग मेरा इसी तौर पर मानना है कि जिस प्रकार का परिणाम सामने आएगा और एग्जिट पोल की जो स्थिति सामने आ रही है उन सबको देखकर के बाद मैं समझ जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता फिर से 21 साल बाद फिर से सत्ता में आने वाली है। क्योंकि आपका एग्जिट पोल को तो आधार मत बनाइए, फिर अगर एग्जिट पोल को आधार बना रहे हैं तो फिर आम आदमी पार्टी आ रही है। मैं आपकी बात से कर रहा हूँ, मैं उसी आप मुझे पूरी वक्तव्य पूरा कर लेना दें। क्योंकि एग्जिट पोल जो अब तक आए थे डिसीजन जो बताए गए वो 3 बजे पहले के, और 3 बजे के पश्चात जिस प्रकार से मतदान तेजी से बढ़ा और एक लंबी प्रक्रिया रात तक वहां मतदान को लेकर चली, जिसके कारण चुनाव आयोग को भी एक दिन बाद उसकी प्रतिशत निकाल के देनी पड़ी। तो इससे लगता है कि जिस समय एग्जिट पोल अपना काम कर रहे थे उस समय तक मतदाता घर पर था, उसके बाद मतदाता निकला और रात तक मतदाता लाइनों में कतारों में था। तो एग्जिट पोल को किसी भी स्थिति में इस एग्जिट पोल को सत्यता नहीं माना जाता था। क्योंकि आप हरियाणा में देख लें, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को लंबी सीटें दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें काफी कम सीटों पर अपना प्रदर्शन कर पाई। यूपी के अंदर काफी कम सीट दिखाई, भारतीय जनता पार्टी उससे कई ज्यादा गेन किया। और राष्ट्रीय चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 250 के लगभग दिखा रहे थे, 250 से 350 बीच दिखा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 300 को पार किया। तो एग्जिट पोल हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता। मेरा इसके तौर पर मानना है कि जिन एग्जिट पोल की स्थिति 3 बजे पहले की है और 3 बजे बाद का मतदान है, उन सबको लेकर स्थितियां जो आने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आने वाली है। तो चलिए, मैं हमारे साथ जवाहर शर्मा साहब बैठे हैं। जवाहर जी, अब तो काउंटिंग शुरू ही होने वाली है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, तो क्या माना जाए, अभी कुछ है दिल्ली में कहीं तूफान उठ रहे हैं? दिल्ली में देखिए जैसे एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल आपने 2015 का एग्जिट पोल भी देखा होगा, तब भी आम आदमी पार्टी को उन्होंने स्पष्ट दिया था। तो जहां तक है एग्जिट पोल की, जैसे कि पारिक जी बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े आज फिर चेंज हुए। जो कल गया उसमें आंकड़े चेंज हुए थे एग्जिट पोल के। तो आप देखिए एग्जिट पोल में आज 68 सीटें दिखा रहा है न्यूज 24, ये मलक गुप्ता जी का ट्वीट है। तो आने वाला जो भी है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप देखते जाइए, ये हो सकता है अखंड, जिसको कभी ना तोड़े जाने वाला 70 के 70 भी रिपीट हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन एग्जिट पोल कई बार परिणाम कुछ अलग दिशा में भी दे देते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ईवीएम को लेकर के एक बार फिर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, इसका क्या आधार है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? देखो, आम आदमी पार्टी ईवीएम की सुरक्षा के लिए सवाल उठा रही है। जैसा कि कल हमने देखा था कि आप गाड़ियों में ईवीएम देखी गई, जिसका वीडियो बना के संजय सिंह जी ने, हमारे राज्यसभा सांसद ने भेजा। 2 जगह ऐसा देखा, कर्मचारी के पास ईवीएम निकली और फिर बाद में बोला गया कि वो रिजर्व ईवीएम है। तो आप एक चीज बताइए कि रिजर्व ईवीएम भी कर्मचारी के पास कैसे है, उसका स्पष्टीकरण देना निर्वाचन आयोग को जरूरी है। दूसरी चीज, निर्वाचन आयोग 24 घंटे तक चुप बैठा रहा इस चीज के लिए कि वो वोट परसेंटेज नहीं बता पाया। जब आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल करे तब निर्वाचन आयोग ने 62.59 जो परसेंटेज है वो बताया। तो ऐसा क्या था, इसलिए इस पर संदेह किया जाना जरूरी है। जी चलिए, उपेंद्र राजपुराई जी हमारे साथ में। उपेंद्र जी, कांग्रेस नेताओं का एक बयान आ रहा है, बड़ा चौंकाने वाला बयान है, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ अंदेशा होगा। एग्जिट पोल कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं, यानी कि खाता खुलाने के आसपास दे रहे हैं। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी का एक बयान आया है, उनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार बनाते हैं तो विकास की जीत होगी, हमारा और उनका
एजेंडा एक ही था, हमने भी विकास के नाम पे चुनाव लड़ा और उन्होंने भी विकास के नाम पे चुनाव लड़ा। सांप्रदायिक ताकतों को ये दिल्ली की जनता का जवाब होगा, तो जवाब आप आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्यों दिला रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, निश्चित तौर पर विकास के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में इतिहास रचे हैं। 15 साल लगातार जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली को एक नया आयाम मिला, दिल्ली के जो पंख लगे, तो निश्चित तौर पर विकास के साथ कांग्रेस रही है और आगे भी रहेगी। चूंकि इस वक्त पिछला लोकतंत्र के अंदर जनता का जनादेश एक कहें कि तात्कालिक मुद्दे को लेकर के जो जिस प्रकार का उस वक्त 2011 से 14 के बीच में जो घटनाक्रम हुआ था, उसका निश्चित तौर पर अन्ना हजारे की वजह से, आम आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से एक नए पार्टी का उदय का मौका मिला दिल्ली के अंदर। और निश्चित तौर पर उन्होंने विकास का जो पैमाना था, उसको जो कांग्रेस का जो पैमाना था उसको कायम रखा और अपनी जो नीति थी उसको भी वहां पर लागू किया। तो निश्चित तौर पर प्लेटफॉर्म तो आप ही लोगों ने दिया है आम आदमी पार्टी को, कोई डाउट ही नहीं है। दिल्ली का जो विकास है उसका आधार हमने बना दिया था, उन्होंने मेंटेन किया है और मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी आज के वक्त में मैं कहूंगा उसको साधारण बात नहीं कहेंगे, उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए वो धन्यवाद के पास। चलिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए काउंटिंग हो रही है, होने वाली है, तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, कहती है कि अभी पारिक साहब भी कह रहे थे और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को दिल्ली की जनता खारिज करेगी और परिणाम जो एग्जिट पोल में जनता देख रही है, आम आदमी पार्टी खुश हो रही है, उसके विपरीत आएंगे। देखिए ख्वाब लेना मना नहीं है, और लेना भी चाहिए, इनको हकदार हैं, इनके ख्वाब इनके हैं, नींद इनकी है ना, तो लेना चाहिए इनको। जाति आंखों में ये ख्वाबों की बात या पर्दे के सामने कर रहे हैं। बाकी मैं पारिक जी को बता दूं कि मुश्किल से 15 घंटे बाद, 15 घंटे होंगे शायद, 15 या 20 घंटे बाद आपकी सामने स्थिति हो जाएगी कि बीजेपी को, मेरा आकलन है कि अगर से 2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा। आपके मेरे आकलन में आपके 40 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है वहां पे बीजेपी के। क्या है आधार इसका? आधार विकास है वहां पे निश्चित तौर। देखिए देश के प्रति मैं पिछले 1 साल से इवन 1.5 साल से लगातार ये बात कहता आया हूं कि भारतीय जनता इस बार दोहरी विचारधारा को अपना चुकी है। केंद्र में उनका मुद्दा अलग होगा, स्टेट में मुद्दा अलग होगा। स्टेट में और गांव में उनको विकास चाहिए, आधारभूत सुविधाएं चाहिए और जनता उसके साथ जा रही है। केंद्र के अंदर जो है वो जो रणनीति जिसकी जनता को ज्यादा पसंद आ रही है उसकी ओर जा रही है, उसके साथ जा रही है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। दिल्ली बात में सहमत हूं इस बात से। दिल्ली जो है, दिल्ली एक ऐसा है, वो राज्य नहीं है, वो एक तरह से पूरा देश ही है जहां पे सब हर राज्य के लोग रहते हैं। आप देखिए 27% लोग तो आपको इधर उत्तर भारत दिल्ली के दिखते हैं वहां पर, और लगभग 45% लोग पूरे भारत के वहां पे आते हैं। तो ये देश की जो राजनीति इस चुनाव के बाद हो सकता है देश की राजनीति में ही बहुत बड़ा चेंज आए और भूचाल आएगा। देखना, पहली बात यह है कि दिल्ली के लोगों ने जो वोट दिया, दिल्ली के लोगों ने वोट दिया शिक्षा के नाम पर। आज वर्ल्ड क्लास स्कूल जो दिल्ली सरकार ने बनाए, आप देखिए दिल्ली सरकार के 3 स्कूल जो शुरू के टॉप 10 में है, पहला नंबर का स्कूल भी दिल्ली सरकार का है। जहां 53% लोगों को पानी दिया जाता था, आज 93% लोगों के घरों में पानी पहुंचा। मैं गली गली में घूमा और मैंने देखा कि सड़कें नहीं थी गलियों में, आज सड़कों का जाल बिछ गया है दिल्ली के गलियों में। पहले सड़कें नहीं थी, राजधानी सब सड़कें तो दिल्ली, यही तो बड़े आश्चर्य की बात है कि देश की राजधानी में पानी नहीं था। लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा, देश की राजधानी की गलियों में सड़कें नहीं थी। देखिए श्रीमान जी, झूठ के ये सामने सबूत है। आप दिल्ली में कह रहे सड़कें नहीं है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान तो आप गलियों में जाइए, आप देश की राजधानी की गलियों में जाइए, आपको पता पड़ेगा लोगों के काम किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इतना झूठ मत बोलिए कि गुंगे को भी हंसी आने लग जाए। तो सभी को पता है, गुंगे को हंसी तो आ ही सकती है, गुंगे को हंसी आवाज नहीं है, बात एक अलग है, तो गुंगे को हंसी आ जाएगी। ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो जनता इसी आधार पर वोट दे रही है। देखिए मैं चलो मैं लौट रहा हूं आपके पास, वापस लौट रहा हूं, जवाहर जी लौट रहा हूं। मैं एक बार राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं उपेंद्र राजपूत जी की एक बात से सहमत हूं, उसे आगे बढ़ाने की भी चाहूंगा। एक सिनेरियो बदल रहा है हमारे यहां हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का। आपने नेशनल देखिए, एक टाइम पहले पीस भी होता पार्लियामेंट में और उसके बाद में सत्ता बदल जाती है राज्य में। तो ये बात तो सही है कि आज का मतदाता एजेंडे अलग तलाश रहा है। स्टेट में उसको अपना एक अलग एजेंडा चाहिए और यूनियन इलेक्शन के लिए हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अगर एजेंडे हैं, कौन पार्टी, जैसे कहा इन्होंने कि जिसके एजेंडे
जिसके मुद्दे जिसको पसंद आता है उसी को लोग चुन लेते हैं। तो ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान की राजनीति एक अलग ट्रैक पे है इस वक्त, नेशनल इश्यूज अलग है और लोकल या कहें रीजनल या कहें स्टेट इश्यूज अलग हैं। क्योंकि मैं कुछ स्टेट्स में देख रहा हूं ये बात सही है कि 2013 के बाद 14 में जो आंधी नरेंद्र मोदी जी की चली, उस वक्त मुद्दा एक ही था, मोदी, राष्ट्रवाद या इनका राम मंदिर या 370 मुद्दा नहीं था, उस समय नरेंद्र मोदी ही मुद्दा था। इसी वजह से 74% हिंदुस्तान की जो एक भूभाग है उस पर भाजपा काबिज हो गई, अब निकल करके 35 तक आ गई वापस। तो इसे अब क्या माना जाए कि उस मुद्दे जो हैं अब वास्तव में एक्चुअल मुद्दों पे पब्लिक आ रही है? देखिए योगेंद्र जी, बड़ी सीधी सी बात यह है कि जनता विकास भी चाहती है और राष्ट्रवाद भी चाहती है, दोनों चीजें चाहती है। अब उसके बाद दोनों विकल्प रहते हैं। अगर आप सेंटर के अंदर आप वो सोचती है कि स्ट्रांग यदि हमको गवर्नमेंट बनानी है, या जिस तरह के जो पोलराइज होकर के मुद्दे उभरते हैं, दूसरी चीजें आती है, तो उसको लेकर के सेंटर के लिए मतदान हुआ और उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि दोबारा भी मोदी सरकार बनी। पर देखिए स्टेट के अंदर क्यों बदलाव आया, आप देखिए 74-75% से एक साथ 35% पे जो आ गए, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आम आदमी को अपनी जो घर की समस्या है उसको भी सुलझाने की इसी गवर्नमेंट से अपेक्षा रहती है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो कम से कम उन समस्याओं का भी समाधान करे। गली के अंदर सड़क की भी उसकी समस्या है, तो उसको राशन की दुकान पर प्रॉपर टाइम पे राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पानी बिजली टाइम पे मिल रही नहीं मिल रही, सारी चीजों को लेकर के वो, तो अब वो एक ही सरकार के ऊपर, एक ही पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। जो सरकार काम करेगी, जो पार्टी काम करेगी, उसको वो सत्ता के अंदर लाने के, क्योंकि ये सारे रिजल्ट हमारे सामने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सरकार काम नहीं करेंगे। मुझे एक चीज बताइए, आपको देखिए स्टेट्स में देखिए राज्य में राष्ट्रवाद का मुद्दा जो, देखिए राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात मैं यूं कर रहा हूं कि झारखंड का इलेक्शन हुआ हाल ही के अंदर और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां मुद्दा बीजेपी का जो लोकल विकास है वो नहीं था, उस पर ज्यादा चर्चाएं भी नहीं हुई, जो चेहरे लोकल थे उनके नाम पे भी ज्यादा चर्चा नहीं रही, वो केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चली। तो जनता ये चाहती है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भी रहे लेकिन क्षेत्र का विकास भी जरूरी है और आपको रीजनल जो उनकी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उन पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो बीजेपी ये समझ नहीं पा रही है इस मुद्दे को कि वास्तव में वहां की जो, देखिए जैसी हवा, उसको पहचानना पड़ेगा आपको कि राजस्थान में क्या हुआ, चाहे राजस्थान की जनता क्या पसंद कर रही है। पार्लियामेंट में देखिए आप दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे क्लीन स्वीप करके चली गई बीजेपी और अभी उसके ठीक पहले राजस्थान में गवर्नमेंट चली गई बीजेपी की, झारखंड में गवर्नमेंट चली गई बीजेपी की, हरियाणा में आपको समझौते में सरकार बनानी पड़ी, दिल्ली में 67 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी अपना एक भी सांसद नहीं जिता पाई। तो कुछ तो इश्यू है। एग्जिट पोल दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार शपथ लेंगे। तो यहां बीजेपी का ये चूक मानो कि रणनीति में राष्ट्रवाद हर जगह नहीं चल सकता। नहीं, देखिए इसको आप चूक में तो मत देखिए, पर आप इसको दूसरी दृष्टि देखिए। पहली चीज तो क्या है कि जब कैंपेन शुरू होता है ना, तो जब जिस टाइम पे मतदान होता तब तक जाकर के तो उसकी स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। हाँ। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो इश्यूज उभरते हैं, हाँ, उनको लेकर के फिर वो चल के रह जाता है। जी मतदाता तो समझने लगता है कि पता नहीं ये भी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो भी चीटिंग कर रहे हैं, वो भी चीटिंग कर रहे हैं। तो मुद्दे तो ये रह जाते हैं। मैनिफेस्टो जो है आपने जारी किया वो अगले 2 दिन तक भी चर्चाओं में रहता है, वो खारिज कर दिया जाता है खुद के मुंह से और उसके बाद में तय होता है सुबह में कल मुझे किसने गाली दी, आज उसका रिएक्शन करना है और आज मैं किसको गाली दे सकता हूं उससे बेहतर तरीके से। तो सामने वाला मुझे लगता है मुद्दा ये चलता है जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। चलिए मैं लौटूं आप लोगों के पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव की। आखिर दिल्ली किसकी? वो तो दिल्ली वालों की है, लेकिन अब सत्ता किसकी होगी दिल्ली में? तो ये बड़ी एक हम चर्चा कर रहे हैं और सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे कि दिल्ली होगी किसकी। चलिए मैं लक्ष्मीकांत जी के पास में जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, 2 चीजें निकल करके आ रही हैं, यूं भी हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, आप लोग भी समीक्षा करते होंगे, निश्चित रूप से होती भी होगी। राज्यों में एजेंडे अलग चल रहे हैं और केंद्र में एजेंडा अलग चल रहा है।
जनता के जेब में, राजनीतिक दलों का तो अपना होगा ही। जनता यह चाहती है कि राष्ट्र के मुद्दे अलग होने चाहिए, राज्य के मुद्दे अलग होने चाहिए। 2013 से जो नरेंद्र मोदी की हवा चली, 2014 में काफी कुछ आप लोग कब्जा कर चुके थे, 15-16 तक भी सिलसिला चलता रहा, लेकिन 18 के बाद से 17 के बाद से ही वापस थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ। और अभी जो स्थिति है वह मुद्दों को ही एक आधार बना करके, लेकिन मुद्दे कितने टिक पाते हैं ये तो आप और हम सब जानते हैं कि मुद्दों पे चुनाव लड़ाई नहीं जाता है। मैनिफेस्टो जिस दिन जारी होता है उसके कुछ घंटे बाद में फिर हम ये तलाशते हैं कि किसने क्या बोला है। तो बीजेपी इस पर एक्सरसाइज कर रही है कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे से क्षेत्रवाद के मुद्दे पे भी आए कि क्षेत्रीय जनता सुनना क्या चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा और चुनाव के साथ साथ चुनावी रणनीति, हम चाहते हैं कि हमेशा राष्ट्र और राज्य दोनों को मुद्दों साथ लेकर चलते हैं और दोनों मुद्दे अपने अपनी जगह पर स्थायी रूप से काम करते हैं। आपने अभी हम कहते हैं बहुत बड़ी भूआ पर हमारा कब्जा था और हमारा कब्जा नहीं है, निश्चित रूप से हम सरकारों में नहीं है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत की यदि बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग प्रतिशत 0.1% से कम रहा, राजस्थान 5% के साथ हम निश्चित रूप से कम रहे। महाराष्ट्र के अंदर यदि किसी की महत्वाकांक्षा की बलिदान सरकार चढ़ जाती है तो कुछ कोई इलाज नहीं हो सकता। और हरियाणा के अंदर हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने है, झारखंड में निश्चित रूप से वहां नुकसान हुआ है। तो मैं इसी तरह माना कि भारतीय जनता पार्टी का आज भी लोगों के दिल पर उतना ही राज है जितना भारतीय जनता पार्टी 2014 में था, और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी दिलों से हटकर नहीं निकली है। जी, अभी जी। कांग्रेस, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं लक्ष्मीकांत जी, दिलों में राज होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। देखिए हमारा सिस्टम यह है कि वोटिंग परसेंटेज, कई बार आपको एक ध्यान होगा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हुआ, बीजेपी को वोट ज्यादा मिला लेकिन सीटें कम मिली, मध्य प्रदेश में, हाँ, तो ये भी आजाद। लेकिन हमारा लोकतांत्रिक जो तरीका है, संविधान तो वहां संख्या बल के आधार पर चलता है कि संख्या बल किसके पास में है। संख्या बल में हो सकता है आज हम कम रहे हो, लेकिन लोगों के दिलों पर हम आज भी अधिक संख्या में है। ये तो सबसे देश की सबसे बड़ी पार्टी भी आपकी, और हाँ, अभी वो मुस्कुरा रहे हैं। अभी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने बहुत विकास के काम किए 25 वर्षों 15 साल तक शीला दीक्षित बहुत विकास काम किया, और शायद विकास की हवा निकालने के आम आदमी पार्टी ने, जिसको अपना सहयोगी बता रहे हैं कि हमारे एजेंडे आगे लेकर चल रहे थे और उनके सहयोग के लिए कांग्रेस शायद चुनाव लड़ रही थी, मुझे लगता है शायद ऐसा लगता है। तो उन्होंने पूरी हवा निकाल कर दी कि क्या विकास उन्होंने किया था, शीला दीक्षित ने कितना विकास किया था। अब तय करिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसने विकास ज्यादा दिल्ली में किया था, इनको तय करना है। तो 21 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर है, इसी तो दिल्ली का विकास किसने किया और किसने नहीं किया, इसका एजेंडा दोनों के पास है। फिर भी दोनों मिलकर नूर कुश्ती लड़ रहे थे वहां पर दिल्ली में, ऐसा लग रहा है कांग्रेस के अनुसार कि हम कुश्ती तो देखिए मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कुश्ती का है, नूरा कुश्ती का है, नूरा कुश्ती दोनों मिलकर लड़ रहे थे। तो कि चूंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि वहां पर दिल्ली में इनके व्यक्ति ऐसा लगता है कि अधीर रंजन जी का है कि हम तो विकास जीतेगा, तो विकास का मतलब आम आदमी पार्टी किया, आपने नहीं किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। और ये कांग्रेस ने विकास किया था, फिर सड़कें टूटी सड़कें कैसे थी, स्कूल अच्छे क्यों नहीं थे, इसका जवाब कांग्रेस देगी। देखिए मैं इसलिए तो मानना है कि दिल्ली के दिनों पर जिन लोगों ने 15 वर्षों तक राज किया वह पार्टी का आरोप, वह पार्टी ठीक कर रही है, जिसने पिछले 7 वर्षों से राज किया वो पार्टी ठीक कर रही है। ये तय इन दोनों करना है। लक्ष्मण जी, देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने कहा है अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें, नहीं तो वोट नहीं दें। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इतने दावे के साथ कह रहा है कि अगर मैंने काम किया है तो जनता मुझे वोट करे। मैं आपकी बात को कोट ही नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस ने कहा, आपने उनकी बात जवाब दिया। मैं उन दोनों को कहा कि यदि विकास नहीं किया इन 15 वर्षों में, विकास पे तो कांग्रेस की जिम्मेदार रही है, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ इन 15 वर्षों में, और कांग्रेस कह आपने कांग्रेस जब हमारे काम को आगे बढ़ाया, कांग्रेस जब छोड़ दिया इन्होंने विकास नहीं किया, आगे बढ़ाया, ये बता दें भाई, इनके ने विकास नहीं किया था, उस विकास को आगे बढ़ाया, कि विकास नहीं किया तो आगे बढ़ाया। तो टूटी सड़कें, बदहाल स्कूल और नई बिजली की सड़क, आपने देखिए 10,000 करोड़ का बजट दिया था, सड़क पर चल रहा जनरेटर, इस बात की गवाही करने काफी दीक्षित सरकार कैसी थी, और आज भी वे चल रहे हैं, जनरेटर वही चल रहे हैं। किस प्रकार की स्थिति वहां पर बनी हुई है आप देख सकते हैं। तो तय करें कांग्रेस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 26,000 करोड़ का बजट था, आज 61,000 करोड़ का बजट था, पानी कमा था, किसके कारण बिजली वहां पर बंद होती थी, कि आप दोनों को आप भी सरकार में रहे 21 साल पहले, तो 5 साल तो हमने शुरुआत की शुरुआत करके मुख्यमंत्री थे आपको, और उसके पहले मुख्यमंत्री लंबे समय शासन केंद्र में शासन में रहे आप लोग, इनकी पार्टी शासन में रही। लेकिन आज की आपने तय कर दिया कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी हराने का, सामने आकर चुनाव लड़ते 6 साल से है, आपने कहा आपके मुख्यमंत्री काम जो अच्छा किया, कभी भी धरना दो, कभी सीएस को थप्पड़ मारो, कभी रोज जाओ कि नेता घर नहीं करो, फिर माफी मांगो, ये काम अच्छा किया। आज हमारे
किया है? अरविंद केजरीवाल ने किया है, मुख्यमंत्री तो धंधे देने काम किया, देखिए आज रिजल्ट कैसे आ रहा है? केजरीवाल ने किया, उसको थप्पड़ मारकर कानून का धक्का दिखाने का भी मुख्यमंत्री ने किया है, तो आपके अरविंद केजरीवाल ने सर आप दिखाने वाली है दिल्ली एक दिन पहले रिश्वत लेते पकड़ा गया, इतनी बड़ी बात क्या होती है? सोनिया जी ने कहा है कि आप अंदर डालो, इसके लिए सीबीआई आपकी है, हो गई, पुलिस आपकी है, आपकी है, आपके पास है, अरे ओएसडी आप केजरीवाल की सरकार थी, आपने लोगों को अंदर डाला था, आपने इसीलिए 4 लोगों को अंदर डाला, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कैसे किसने छीनी थी? प्रधानमंत्री आप इसी में जवाब दीजिए, आप दे दीजिए एसीबी, हम डालते हैं। चलो मुझे एक बात बताइए जवाहर जी, वोटिंग कम हुई है, तो वोटिंग कम होने से आम आदमी पार्टी के अंदर भी कुछ तूफान इन्होंने खा रहा है कि वोटिंग कम क्यों हुई है, उससे कुछ, क्योंकि कई बार देखिए 5% वोटिंग कम होना भी कई बार बड़ा नुकसान कर देती है। आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो इंटैक्ट था और वो पूरा वोट हुआ है वहां पर। एक्चुअल में क्या है, हताशा थी भाजपा के वोटरों में, वोट डालने नहीं गए, वो वोट डालने ही नहीं गए। भाजपा के वोटरों में हताशा थी, उन्हें छोड़ दिया, वोट नहीं डालने के। वहां पे आप देखिए उनके बूथ देख लीजिए खाली पड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के बूथ देख लीजिए, कांग्रेस के बूथ देख लीजिए, और बिल्कुल साइलेंट स्थिति थी, चिड़िया भी नहीं थी, खाना खा रहे थे और कुछ भी नहीं था। तो वो हताशा जो थी, और अब मैं जो गलियों में 15 दिन देखा, तो आम ना तो ये प्रचार करने दिया लोगों ने इनको, तो उस हिसाब से इनमें हताशा जो डेवलप हुई थी, इसीलिए तो इन्होंने मोल्ड करा था चुनाव को मोल्ड करने की खूब कोशिश करी, पर चुनाव को मोल्ड नहीं कर पाए। विकास के नाम पर वोट हुआ है वहां पे, और जनता ने विकास के नाम पर अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार राज तिलक करने की आज तैयारी कर रही है जनता। चलिए मैं उपेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, वोटिंग परसेंटेज कम होना किसी के लिए कुछ प्रॉफिट और लॉस का सौदा हो सकता है? ये देखिए ऐसा नहीं है, कई बार कुछ भौगोलिक कारण भी हो जाते हैं। जो मौसम है उसमें, जैसे सर्दी का मौसम था, तो दिल्ली की सर्दी तो वैसे ही विश्व प्रसिद्ध है, तो सुबह से ही धीमा वोट बैंक रहा। फिर लोग बाग जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, उनका निश्चित तौर पर इस बार कम रुझान रहा, वो लोग वोट देने नहीं गए, तो ये उसी का असर है। और दूसरा, कहीं न कहीं मैं इस बात से भी सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था, वो जिस प्रकार से जनता का विरोध उन्होंने देखा कि भाई हम विकास के नाम पे वोट देंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी की मूल जो वोटर था, ये तो आपको भी हताश बता रहे कि वो खाना खा रहे थे। हमारे को हताशा किस बात की थी? ये ठीक है, ये लोग ये कह रहे हैं इनके लिए हताशा ये नहीं थी, तो इनके पास तो कुछ था ही नहीं वहां पे, किस बेस पर लड़े। हमारे पास बहुत कुछ था, ये तो अपनी भाई जीरो से ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे नहीं था? लिफ्ट करा दे मुझे, लिफ्ट करा दे मुझे, ये तो उसमें थे। तो मेनली तो लिफ्ट करा रहे हो क्या आप लोगों? वहां जो मेन लड़ाई थी वो भाजपा वर्सेज आम आदमी पार्टी की थी वहां पे, और जो चुनाव हुआ वो भाजपा वर्सेज कांग्रेस किसी भी सिरे से कहीं पर भी किसी भी जगह नहीं। तो आपकी मदद की है कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की। आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, इंटैक्ट वोटर है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो बिना किसी निष्पक्ष भाव से इधर उधर जाके जिसने की वोट डलवाया है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग भी क्या है कि अब मुझे जो एहसास हो रहा है कि जब केजरीवाल जी दूसरी बार सीएम बने तो शुरू में बहुत फुद गए, और अब आप लोग भी फुदकने लग गए हो। और जब किसी पार्टी का कार्यकर्ता फुदकने लगता है चुनाव परिणाम से पहले, तो हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी वाली स्थिति हो जाती है। अब वो चुनाव परिणाम के मद्देनजर भी आप सुन सकते हो मेरी इस बात को, और आने वाले टाइम के मद्देनजर भी देख सकते हो। यदि आप इस प्रकार से सोचते हैं, दम भरते हैं कि केवल हमारा इसमें रोल रहा है, तो मैं आज आपको बोल दूं, जो वो दिन दूर नहीं, कार्यकर्ता के वो कोई पार्टी चलती है, आपको बता दूं नहीं, वो दिन दूर नहीं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का असर भी भारतीय जनता पार्टी जैसा हो जाएगा। कांग्रेस की जड़ें कल भी गहरी थी, आज भी गहरी है। एक चीज बताइए मुझे, सर सुनिए, हमने लॉजिक दिया कि आम आदमी पार्टी की स्थिति भी बीजेपी जैसी, बीजेपी की स्थिति के यहाँ आपका जो तर्क मेरे समझ से बाहर है। बीजेपी की स्थिति किस मायने में, देश के मायने में, राज्यों के मायने में, किस मायने में? राज्यों के मायने। राज्यों में कहीं बीजेपी मतलब क्या खत्म हो रही है? खत्म हो रही है, आप देखिए राजस्थान में खत्म हो गई, मध्य प्रदेश में खत्म हो गई, पंजाब में सरकार जाने से, सरकार जाने सर लोकसभा सदस्य तो उन्हीं के हैं। राज्यसभा के मुद्दे, मैं स्टेट राज्य के मुद्दों की बात कर रहा हूँ। केंद्र के मुद्दे के अंदर मैं पहले भी कहता है और अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, जिसकी नीति देश की जनता को सर्वाधिक पसंद आएगी, देश का वोट उधर जाएगा। अब वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नीति उनको पसंद आ रही है, अब वो कब तक आएगी, कब तक जनता उसके साथ में रहेगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है वो निश्चित तौर पर सबके लिए कॉमन है,
और मैं आज आपको आश्वस्त कर दूं, आज भी कांग्रेस का वोटर वहीं खड़ा है, बस वो मौका दे रहा है। आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया स्टेट का मौका देकर के। यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने में सुधार नहीं किया तो मैं आपको बता दूं 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है, यदि अब भी ये नहीं संभले तो। चलिए, अभी तो बहुत आगे की बात है, वो तो पहले धीरे धीरे समय में जो घटनाएं घटती है वो रिजल्ट आती है। अब जनता वो नहीं है चुनाव से, अब जनता चुनाव के टाइम के 20 दिन का भाषण सुन के वोट नहीं देती, अब जनता 5 साल देखती है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की देन कौन है, आपको ये सोचना चाहिए। आने वाला जो 2000 बताइए साहब मुझे, नहीं सुने, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी आप कह रहे थे कि राज्य और राष्ट्र के मुद्दे में अंतर है, तो देखिए अगर राज्यों में बेरोजगारी की बात है तो वहां के मुख्यमंत्री भुगतनी चाहिए, और अगर लगता है कि केवल नरेंद्र मोदी की वजह से बेरोजगारी है तो ठीक है कि राष्ट्रीय मुद्दा है, फिर उसका असर क्यों होगा राज्यों के अंदर? जब राष्ट्रवाद का असर नहीं हो सकता तो बेरोजगारी अगर नरेंद्र मोदी के खाते में जा रही है तो उसका असर कैसे होगा? जी, बेरोजगारी जो है वो 2 तरह की है, एक तो सरकारी स्तर पर रिक्रूटमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट है वो 100% केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो विदेशों के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो बेरोजगारी है वो कंप्लीटली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है। और उसमें सरकारी क्षेत्र में हम बात करें तो देखिए सरकारी क्षेत्र के अंदर राज्य सरकार का भी रोल रहता है और केंद्र सरकार का रोल भी रहता है। तो यहाँ जिम्मेवारी पूरी तरह केंद्र सरकार की बनती है कि पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी है उस पर वो अपना कहीं न कहीं स्टैंड लेना चाहिए उसको। और आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली के अंदर है, देश की राजधानी को लीड कर रही है, तो दिल्ली तो एक लोकतंत्र का वो हिस्सा रहा, वो सरहद रही है जहां का वोटर भी असमंजस में रहता है और जहां की सत्ता भी असमंजस में रहती है कि हमारे यहाँ पर राज किसका है। वहां एलजी के माध्यम से भी राज हो रहा है, स्टेट के माध्यम से भी राज हो रहा है। तो इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का अब समय आ चुका है कि दिल्ली पर पूर्ण शासन किसका। चलिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। चलिए, मैं लौट रहा हूं, वापस एक बार राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए कि शाहीन बाग, देखो राष्ट्रवाद को डाइवर्ट किया गया, राष्ट्रवाद भी एक डिफरेंट है। राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बीजेपी अपने अंदाज से मौका देख करके करती है। जैसे शाहीन बाग था, शाहीन बाग का धरना, उसे राष्ट्र विरोधी ताकतें, राष्ट्र के खिलाफ, केजरीवाल को जैसे नक्सली, आतंकवादी, ये सब चीजें जो बताई गई, तो जनता किस तरह की चीजों को पसंद करती है? राष्ट्रवाद का एजेंडा होना चाहिए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी ताकत बढ़ी है, ये सब चीजें तो हो सकती हैं। लेकिन विरोध में अगर कोई बोलता है तो ये कहा जा रहा था पूरे चुनाव के लिए पाकिस्तान की भाषाएं बोल रहे हैं, तो जनता कितना रिएक्ट करती है इस पे? देखिए, जनता हर चीज को समझती है, जो भी, क्योंकि अब वो वाली स्थिति तो है नहीं कि अनपढ़ लोग हैं, वोटर्स वगैरह, दूसरी चीजें। देखिए, उनकी समझ को तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, पर उनकी समझ को आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि इतने एजुकेटेड होने के बाद में, इतने कैंपेन चलने के बाद में 35 से 38% तक वोटर मतदान केंद्र तक नहीं जाता है। इसका मतलब जो एक तिहाई हिस्सा जो है वो यदि वोट नहीं कर रहा तो वो अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तमाम कोशिशों के बाद जो भी इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है, राजनीतिक दल भी अपने स्तर पे कोशिश करते हैं कि आप वोट डालने जाइए। तो आज किसी पोलिंग बूथ के बाहर किसी पार्टी के जो लोग बैठे होते हैं वहां जाने की किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको पर्ची खुद दे देता है, आपको सीधे उसी के माध्यम से जाकर के वोटर आईडी लेकर के अच्छा, दूसरा इतना नजदीक है कि आपको किसी साधन की जरूरत नहीं कि कोई आपको किसी गाड़ी में बिठा के ले जाए या दूसरी चीजें करे। ये सारी चीजें जब इतनी सुविधाजनक हो गया, इतनी सब कुछ होने के बाद में भी यदि हम आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले वाली स्थिति के अंदर लगभग वही 55 60 70 के आसपास ही अटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर के जो अंदर मन के अंदर जो चल रहा है कि आप वोट नहीं देना, किसी को नहीं देना, उसके माध्यम से भी संदेश दिया जा रहा है 1/3 वोटरों द्वारा। तो ये गंभीर चिंतन का विषय है राजनीतिक दलों के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी, वोटिंग होनी चाहिए। चलिए, मेरा लेकिन जो शाहीन बाग का एक इशू था वो उसको लेकर के जैसे विरोधियों को ये तक कह डाला कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इमरान खान जो बोल रहा है वही विरोधी बोल रहे हैं। देखिए, एक चीज तो इस मामले में योगेंद्र जी बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मूल्यों के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते। हर पार्टी, कोई सी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनका एक ध्येय है कि अपने को सत्ता प्राप्त करनी है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो चीज
जिससे आप तुरंत किसी को रिएक्ट करने का मौका दे दो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये आज नहीं यूपी, ये माना जा सकता है तो ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा है, जो तरफ से जिसको पसंद आ जाएगा वो उसी को लाइक कर देगा। लेकिन एक बात मुझे ये भी बता दीजिए कि अब आम आदमी पार्टी ने जैसे मुफ्त स्कीम्स का पिटारा खोल दिया। आप ये देखिए, भैया दूज के दिन से, दीपावली के बाद भैया दूज, उससे उन्होंने फ्री बस महिलाओं के लिए शुरू कर दी, फिर मेट्रो का भी चला, फिर फ्री बिजली, फ्री पानी। तो जनता जो है ये फ्री की चीजों की शौकीन है कि वास्तव में देश हित का, स्टेट हित, वो उनके लिए ज्यादा है। ये चलता है कि, क्योंकि पहले तो मैंने बहुत सुना है, माफ करिएगा मुझे कहते शर्म आ रही है, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा, पहले मैंने कई बार पॉलिटिशियंस के मुंह से सुना है, जब काम के लिए गए कि मैंने तो थैली दी थी तब आपने वोट दिया था। अरे सर भी देता है, कोई लड्डू में वोट डाल रहा है, कोई बोतल में वोट डाल रहा है। तो ये स्थिति मुझे लगता है कि अब तो लोकतंत्र में सुधरनी चाहिए। तो स्थिति में बदलाव आया है, निश्चित रूप से बदलाव आया है। पर आप एक चीज को देखिए, जो एक नेगेटिव बात है वो सभी पार्टियों के लिए कि चुनाव घोषणा पत्र में जिस तरह से हम घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये चीज देंगे, ये देंगे, ये देंगे, मतलब ये है कि हम आपको लुभावना एक एजेंडा दे रहे हैं, उसके बदले में आपसे वोट मांग रहे हैं। तो इसमें जो चुनाव की जो पवित्रता जो है, चुनाव की जो पवित्रता है, वो कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। तो कम से एक चीज, दूसरी चीज ये है कि देखिए, आप दे कहां से रहे हो? जो कड़ी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, खून पसीने से कमाई करके टैक्स दे रहा है, उस टैक्स में से तो वो दे रहे हो। तो आप ये कर रहे हो, मतलब आप एक दो तरह का वर्ग पैदा करते जा रहे हो, एक मुफ्तभोगी वर्ग पैदा हो रहा है और दूसरा कठिन मेहनत करके और सारी चीजें। इसमें क्या है कि जैसे आप बोल रहे हैं, ये सोशल सिक्योरिटी होती है और ये विदेशों में है कई जगह। आप इसको मुफ्त तरीके से, व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा भी जब मार्केट में एक टॉफी भी लेने जाता है तो उस पर जीएसटी पे करता है, उसका भी अधिकार है। अगर उसने वही पैसा, उसी टैक्स आए हुए पैसे को जनता को लौटा दिया, उसने अपनी जेब तो नहीं भरी ना, जैसे पहले भरी जाती थी, उसने जनता को वही जनता का पैसा लौटा दिया। और उसके बावजूद भी सीएजी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो कि प्रॉफिट में है, जिसका बजट 26,000 करोड़ से 61,000 करोड़ कैसे पहुंचा, ये भी एक सोचने की बात। सर मुझे तो एक चीज बताइए कि सीएजी की रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है? आपने बिजली का जो ऑब्जेक्शन है शायद वो नहीं पढ़ा है। वहां पे 52,52,27,831 परिवार हैं जो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आपको ध्यान है 1 अगस्त 2018 को आप लोगों ने अनाउंस किया कि मुफ्त बिजली, उसके बाद आप देखिए 14,64,270 परिवारों के बिल आया शून्य। आप ये बताइए कि मैं ये बात कहूंगा कि हमारी आदतों पे लगाम लगना चाहिए। इतना भौतिकवाद में भी आप मत जाइए कि जहां जरूरत पड़े आप उस बिजली को काम में लीजिए, लेकिन मुफ्त की जगह स्कूल आपने कम पैसे में बहुत अच्छी स्कूल दी, काबिल सीखना चाहिए। आपने हॉस्पिटल मोहल्ले तक लेकर के गए, बहुत बढ़िया बात है, होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक 2 चीजों से लूट रही है, एजुकेशन और हॉस्पिटल। ये काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान है कितनी पब्लिक दिल्ली में सिटी बस को यूज करती है? जो आंकड़े आपके सरकार के हिसाब से आ रहे हैं, 13 से 14 लाख लोग, महिलाएं बता रहा हूं मैं, जो पर डे यूज करती हैं बस। आप उनको बिल्कुल आपने फ्री कर दिया। कुछ आधार तो बनाइए उसका कि चलो स्कूल जाने वाली बच्चियां फ्री हो रही हैं। देखिए, आधार यही था कि अब आपने एक उदाहरण तो देखा होगा ना कि किस तरह से जनता का पैसा कैसे यूज किया जाता है। कि भाजपा के मुख्यमंत्री ने 194 करोड़ का हेलीकॉप्टर अपने लिए खरीदा। वो मुख्यमंत्री ऐसी चीजें चाहते ही नहीं अपने लिए, वो जनता का पैसा जनता को ही देता है दोबारा से। आप जहां तक कह रहे हैं कि आप फिर भी देखिए कि बिजली में दिल्ली के अंडर में जो भी वो है बिजली बोर्ड है जो सप्लाई देते हैं, O&M जिनके पास है, वो आज फिर भी प्रॉफिट में है। फ्री मुफ्त बिजली देने के बाद भी प्रॉफिट में क्यों? ये ऑडिट आ चुका है, आप इस ऑडिट की भी जांच कराइए। सीएजी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। आप ये नहीं कि फ्री देने से सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है, सरकार अपने और चीजों में कटौती कर रही है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये जनता के लिए मुफ्त नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है। जब तक नीचे का तबका नहीं उठेगा तो ऊपर का तबका भी नहीं उठेगा और देश विकास नहीं करेगा। नीचे के तबके को उठाने की बहुत ज्यादा, ये मना कौन कर रहा है? हर कोई कर रहा है। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि 40 लाख अब तो आप झोपड़ी वालों के लिए हम अनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी इनका घोषणा पत्र आया, बीजेपी का घोषणा पत्र था, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, फिर इन्होंने मुफ्त की बाहर क्यों कर दी घोषणा पत्र में जो दिया है। अभी मैनिफेस्टो बीजेपी का देख लिया, इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री का कहा और उसके बाद कहा कि उसके बाद हम आपको कैशबैक और देंगे, 0.30 पैसा आपको पर यूनिट और कैशबैक और देंगे। मतलब इनके तो ये था,
इनका घोषणा पत्र पर देख लीजिए, हम ये देंगे वो देंगे। इन्होंने वादा करा था यूपी में कि हम 25 केजी घी फ्री देंगे, आज तक तो घी नहीं दिया। वो घी कहां गया, इनसे पूछिए। तो चलिए, घी का तो यही बताएंगे, घी कहां से लाएंगे, कैसा घी होगा, कौन सा घी होगा। लेकिन अभी मैं 1 महीने पहले जालोर गया था, बाड़मेर, वहां एक वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है, वहां 35,000 लड्डू जरूर जो वृद्धों को गिफ्ट किए गए ट्रस्ट के माध्यम से। हर वृद्ध को आंखों का ऑपरेशन कराया गया और 35,000 लड्डू मेथी के बना करके जरूर दिए गए। चलिए, वो तो एक अलग इश्यू है। मुफ्त की जो बात करते हैं, मैं तो उस पर जवाब दे रहा था। जब इन्होंने मुफ्त की बात लगाई यूपी में, आपने भी घोषणा, अभी जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिया है, आपका ही मैनिफेस्टो, उनके मैनिफेस्टो में देखिए इन्होंने यूपी घोषणा पत्र ढंग से पढ़ा नहीं, पढ़ ले उसमें जानकारी। गर्भवती महिलाओं का विषय आप जहां तक ले जा रहे हैं उसको, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए वहां पर घोषणा दी थी भारतीय जनता पार्टी घोषणा गर्भवती महिलाओं के लिए, उनको भी ध्यान कर रहे और आस में मालूम कर उनको दे रहे। आप जानकारी करके बोले जहाँ ठीक होगा। उपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, एक बार आपके पास आना चाह रहा हूँ। हाँ, आपके पास आना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि वोट को लुभाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए ये लोक लुभावने वादे हैं और दावे भी कर रहे हैं आप लोग, हो सकता है कुछ पूरे भी कर पा रहे हैं, लेकिन ये मुफ्त की चाशनी कब तक चलती रहेगी? क्योंकि देश के विकास में पैसा भी बहुत जरूरी है। ये पैसा कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर किसी के ऊपर भार डाला जाएगा कि आज मुझे ये बताइए कि मुझे पैन खरीदना है, तो पैसे का कोई तो व्यवस्था होगी, मेरी सैलरी में से करूंगा, मैं किसी और से लूंगा, तो ये पैन तभी तो आ पाएगा। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये एक प्रकार की लोकल अर्थव्यवस्था का प्रबंधन है। जिस राज्य की आर्थिक स्थिति का वो आकलन वो करते हैं कि हम अपने राज्य की जनता को मूलभूत सुविधाएं किस एक लेवल पर जाकर के उनको पे कर सकते हैं। तो ठीक है, दिल्ली के जो अकाउंट बैलेंस था उनका, उसमें उनके ये हो रहा था कि ठीक है, एक आधारभूत सुविधा हर आदमी को एक जीवन स्तर को डेवलप करने के लिए जो चाहिए वो उन्होंने फ्री दिया। चाहे वो शिक्षा की बात है करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे लाइट की बात करें, चाहे पानी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। इसको पूरे देश की दृष्टि से जोड़कर देखना मुझे लगता है कि एक बुद्धिमानी की बात होगी। हर राज्य की भौगोलिक स्थिति, हर राज्य का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इनकम ऑफ सोर्स है अलग अलग है। कुछ राज्य गरीब है, कुछ राज्य अमीर है, उनकी स्थिति अलग अलग है। तो वहां की वो ये लोकल एजेंडा है। मैं आपको बता दूं, लोकल स्थानीय सरकार की व्यवस्था है, स्थानीय एजेंडा है, वो वहां की जनता के लिए क्या घोषणा करता है और कितना उसमें खरा उतरता है। अब जनता का फोकस उस पर है कि आपने हमें वादा किया और उस पर कितना आप खरा उतर रहे हो। उसी का रिजल्ट अगले 5 साल बाद होने वाले चुनाव में जनता उनको देने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत फैसला है। ये वहां के जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए लिया गया एक मानवीय फैसला मैं इसको बोलूंगा। पैसे वाला तो चाहे जितनी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी, गरीब के बच्चे लाइट से वंचित ना हो, उसमें उनको वो सुविधा मिले। ठीक है, 250-250 यूनिट वाला 200 पे आ गया, वो उसका लालच था, या वो कहते योगदान कह सकते हैं बचत को लेकर के। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग थे, जो लाइट ले ही नहीं, कनेक्शन नहीं ले रहे थे, कैसे खर्चा वहन करेंगे, उन्होंने भी हिम्मत करके लाइट अपने घर में लिया, पानी अपने घर में लिया और कुछ भौतिक सुविधाओं का आनंद वो भी ले पा रहे थे। टीवी है। तो कुल मिलाकर के वोट लेना तो आपको फ्री की चीजें तो देनी पड़ेगी। ये फ्री नहीं है, ये इसको फ्री नहीं कहेंगे। ये एक मौलिक अधिकार मैं मानता हूं, मानवीयता के नाते जो धरती पर पैदा हुआ है उसको मूलभूत जो उसकी आवश्यकता है, जिसके बगैर उसका जीवन नरकीय बन जाता है, उन व्यवस्थाओं को करना सरकार की जिम्मेदारी है। और अब वक्त आ गया है कि सरकारों को इस पर सोचना पड़ेगा कि मूल आधार की जो सुविधा है वो सरकार को देनी पड़ेगी। देखिए वेस्टर्न कंट्री के अंदर देखिए, हम वृद्धों के लिए फ्री है। आप चाहो तो माँ बाप का पालन पोषण कीजिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि हमें समय नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो वृद्धों के लिए वहां पर पे वृद्धाश्रम बने हुए, वहां की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। इस प्रकार बच्चों के लिए व्यवस्था, आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, उसका देखभाल नहीं कर सकते, तो आप बच्चों को वहां के जो चाइल्ड केयर सेंटर है वहां उनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मैं कहूंगा, जिससे भविष्य के अंदर शिक्षा के आधार पर और व्यवस्था के आधार पर कोई अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। उसको पूरा जीने का जो एक सुविधा है वो उसको मिलेगी निश्चित तौर पर। चलिए लक्ष्मीकांत जी के पास जाना चाहूंगा, समय मेरे पास में कम है इस वक्त। तो लक्ष्मीकांत जी, क्या दावा किया जाए, क्योंकि परिणाम सामने होगा और जो आधार है उसको आपने एग्जिट पोल खारिज कर दिया है। खैर अभी तो स्क्रीन तय करेगी वोटर क्या दिया है, और 642
बेहतर उम्मीदवार जो है उनकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और सबके अपने अपने दावे हैं। जब दोपहर 11 साढ़े 11 बजे तक जब तस्वीर साफ होगी, बादल छटेंगे, तो मुझे लगता है कि पिक्चर साफ हो पाएगी कि वास्तव में दिल्ली किसके खाते में जा पा रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी खाते में आने वाली, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शासन बनने वाला है। कुछ घंटों की बात है, आपको इंतजार कीजिए, कुछ घंटों बाद सारा परिणाम सामने होगा। अभी भाई उपेंद्र कह रहे थे, उपेंद्र जी की दो बात का सिर्फ जवाब दूंगा कि जो उनको समय कम है, या तो शीला दीक्षित के समय दिल्ली की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, या उनका वित्तीय कुप्रबंधन था, या फिर उनको जनता की छूट सुविधाओं में ध्यान नहीं था, इसलिए फ्री देखिए ऐसा नहीं है। एक मिनट वित्तीय ऐसा नहीं है, बताइए बताइए कि उस समय कुप्रबंधन था, बता रहा हूँ, वित्तीय स्थिति खराब बता रहा हूँ, शेयर की अच्छी मुख्यमंत्री आपके समय सुनने बताइए आप गरीब नहीं थे दिल्ली में, आप बिल्कुल फ्री क्यों नहीं थी दिल्ली में? क्या उस समय गरीब कहीं चला गया था दिल्ली छोड़कर, या वही था दिल्ली में आया था? क्यों नहीं दिया आपने उस अच्छी मुख्यमंत्री कुप्रबंधन था, अच्छी मुख्यमंत्री नहीं थी, आप सुनिए अच्छी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं थी, आप सुनिए बात, अच्छी मुख्यमंत्री नहीं जवाब सुनिए, देख रही है जवाब दीजिए आप, चाहूंगा तो चलो मैं माफी चाहूंगा, समय टाइम हो गया लक्ष्मण राज्य कोई तारिक जी मैं आपको बता दूं, राज्य में टाइम हो चुका है, होता है तो खर्च ज्यादा होता है, डेवलपमेंट होने के बाद में खर्चों को डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने, चले दिल्ली के परिणाम अब ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है, आप इंतजार करिए स्क्रीन साफ होने वाली है कुछ ही देर बाद में, तो उसके बाद में अंदाजा होगा कि वास्तव में दिल्ली किसकी। तब तक दिल काम करके बैठिए और खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।